बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। मैं एक एससीसीए मेंबर हूं और एक मल्टीनेशनल में एज ए फाइनेंस मैनेजर एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि हमें ये कन्फ्यूजन है कि जब हमने सैलरी टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्सीबल अमाउंट को कैसे कौन सी अमाउंट हमने टैक्सीबल रखनी है, और उस चूँकि जब हम टैक्स जमा करवाते हैं तो टैक्सीबल अमाउंट और आगे टैक्स लिखा जाता है कि ये टैक्सीबल अमाउंट है और उसका ये टैक्स है, और उसके बाद उसको जमा करवाया जाता है। तो साल के एंड पे जब सर्टिफिकेट आप देते हैं एम्प्लॉई को, उस अमाउंट में और जो एक्चुअल उनके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र होती है एज पर सैलरी शीट, वो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। तो जिसकी वजह से एक तो आपकी वर्किंग चैलेंज हो सकती है, सेकेंडली जो एम्प्लॉई है जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो भी गलती कर सकता है। छोटी सी एग्जांपल के थ्रू उसको हम समझते हैं। इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि टैक्सीबल अमाउंट हमने टाइम के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे सैलरी ट्रांसफ़र होगी, इंसेंटिव ट्रांसफ़र होगी या बोनस ट्रांसफ़र होगा, यानी कि सैलरी की अमाउंट चेंज होगी, तो टैक्सीबल अमाउंट कैसे हमने अपडेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये सैलरी की एक कैलकुलेशन हम करने लगे हैं जुलाई टू जून, यानी कि ये जैसे हमने प्रॉपर क्लासेस में भी स्टडी किया है कि सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो जुलाई से जून होती है और ये कैश बेसिस पे होती है। लेट्स से एक मिस्टर ए है, उसकी पर मंथ जो सैलरी है वो 1 लाख है और आपने जुलाई की सैलरी पे करनी है। तो जुलाई में होते हुए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 पे। जैसे हमने सीखा था कि जुलाई से जून तक हमने फोरकास्ट करना है, तो ये टोटल अमाउंट कितनी होगी 12 लाख, यानी कि इसके ऊपर अब हमने टैक्स अप्लाई करना है। तो 12 लाख में जो 6 लाख है वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जो अगला 6 लाख है उस पर 5% आएगा, जो कि अमाउंट बनती है 30,000। अब 30,000 को 12 पे डिवाइड करें तो पर मंथ अमाउंट आ जाएगी 2500। ठीक है। अब जुलाई के महीने में जब आप सैलरी देंगे तो 1 लाख में से आप 2500 माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अकाउंट है 97,500 ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये जो अमाउंट है ये हमने चूँकि 15 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो अब हम टैक्सीबल जब गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे तो जब हम चालान बनाते हैं तो हमारे लिए टैक्सीबल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लाख, और टैक्स कितना हो जाएगा 25। तो ये तो हो गया जुलाई का महीना। लेकिन हुआ क्या कि जैसे इसी एग्जांपल को कैरी करते हैं कि मैं इस अमाउंट को यहाँ पे लिखता हूँ 12 लाख, यानी कि 12 लाख सैलरी थी, और अगस्त के महीने में आके क्या हुआ कि इसी एम्प्लॉई को 1 लाख रुपया इंसेंटिव मिल गया, ये बोनस मिल गया। तो टोटल जो इसकी इनकम अब होगी कितनी होगी 13 लाख। अब जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो किस पे कैलकुलेट करेंगे 13 लाख के ऊपर। फॉर एग्जांपल पहले टैक्स कैलकुलेट हुआ 30,000, लेट्स से अब टैक्स हो गया, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, वैसे एक्चुअल में डिफरेंट हो सकता है। अब टैक्स हो गया जी 40,000। ठीक है, ये 40,000 आ गया। तो 40,000 में से जो 2500 है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट है 37,500। अब पिछले महीने जब हमने टैक्स जमा करवाया तो हमने 1 लाख रुपया टैक्सीबल वैल्यू लिखी। अब चूँकि इसकी इनकम चेंज हो गई है तो क्या हम 1 लाख लिखेंगे। ठीक है। अब इसको अगर आप 11 पे डिवाइड करें, क्योंकि बाकी 11 महीने हैं, तो ये अमाउंट लेट से बनती है 3500। एग्जाम्पल है लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट हो सकती है। तो 1 लाख के ऊपर जो पहले हमने टैक्स जमा करवाया है उस पर टैक्सीबल सैलरी थी 1 लाख और टैक्स था 2500, और अब हो गया 3100। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि अब इनकम चेंज हो गई है, सैलरी उसकी चेंज हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस महीने अब सिंपल रूल आपने याद रखना है कि जिस महीने उसको कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी, इंसेंटिव बोनस कुछ भी मिलता है, उस महीने आपने सैलरी शीट देखनी है। तो सैलरी शीट में क्या होती है, ग्रॉस अमाउंट एक जो बेसिक सैलरी हो सकती है उसकी 1 लाख, और इसको इंसेंटिव मिला है जनाब 1 लाख रुपया। तो अब जो टैक्सीबल सैलरी होगी कितनी होगी 2 लाख रुपया। तो इस महीने आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लाख लिखना है। 2 लाख के ऊपर कितनी अमाउंट जमा हो रही है 3100। ठीक है। तो ये जिस महीने इनकम चेंज होगी उस महीने जो सैलरी शीट में अमाउंट आ रही है, क्योंकि उसकी वजह से इनकम चेंज हो रही है, उसकी वजह से उसका टैक्स चेंज हो रहा है, तो आपने उसी सैलरी शीट की अमाउंट को उठा के वहाँ पे लिख देना है। अब होगा क्या, अब मैं दोबारा नई विंडो पे आता हूँ आपको समझाने के लिए। अब होगा क्या कि ये था जुलाई, ये है जी अगस्त, ये है सितंबर, ये अक्टूबर, तो चलते 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 आप जून में आ गए। तो यहाँ पे टैक्सीबल सैलरी थी 1 लाख, यहाँ पे हमने कर दिया 2 लाख क्योंकि उसकी सैलरी चेंज होगी। अब अगले महीने उसको कुछ नहीं मिला तो दोबारा क्या हो गया 1 लाख, और यहाँ पे फिर 1 लाख हो गया, और लेट से जून में आके 2.5 लाख हो गया। ठीक है।
तो ये वो वाली टैक्सीबल सैलरी होगी जो इसकी बेस पे हम टैक्स जमा करवा रहे हैं। तो जो सैलरी शीट में अमाउंट, यहाँ ये टैक्सीबल सैलरी जिसकी बेस पे आपने जमा करवाया है, और ये एक सैलरी शीट आ रही होगी। सेम अमाउंट अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो जिस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स जमा करवा रहे हैं और जो सैलरी शीट में अमाउंट आ रही है दोनों मैच होगा, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके 1.5 मिलियन टोटल बनता है तो यहाँ पे भी 1.5 मिलियन होगा। मोस्टली क्या होता है, गलती स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं, या एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं तो आप इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि जी टैक्सीबल सैलरी ये है, तो यहाँ पे आना 2 लाख था, आप कर देंगे 1 लाख। यहाँ पे आना 2.5 लाख है तो आप कर देंगे 1 लाख। तो सारे महीनों में आप 1-1 लाख करते जाएंगे, और टैक्स आपने एक्चुअल में जमा करवाया होगा। मतलब टैक्स जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था वो 40,000 था, यानी कि 1 लाख आप टैक्सीबल सैलरी शो करेंगे और टैक्स जमा करवाया होगा 40,000 पे। हालांकि एक्चुअल नहीं होगा, 1 लाख की बेस पे तो 1.2 मिलियन सैलरी बनती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 1.5, और 1.2 पे तो टैक्स बनता है 30,000, और 1.5 पे लेट्स से टैक्स बनता है 45,000। तो होगा क्या कि इस अमाउंट को जब आप सर्टिफिकेट बना के उसको देंगे तो जो सीपीआर के ऊपर अमाउंट आ रही होगी वो होगी 1.2 मिलियन, टैक्स डिडक्ट हुआ होगा 45,000, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट गई होगी 1.5 मिलियन। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। एम्प्लॉई ये कहेगा कि जी मेरे अकाउंट में 1.5 मिलियन आया है, ठीक है, और आप मुझे सर्टिफिकेट के ऊपर जो अमाउंट लिख के दे रहे हैं 1.2 मिलियन दे रहे हैं, तो ये जो 3 लाख का डिफरेंस है ये कैरी हो जाएगा। तो यही चीज़ चूँकि आपने टैक्सीबल सैलरी में रिपोर्ट की होती है, यानी कि जब टैक्स बनाते हुए, तो इसी चीज़ को आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट में भी फाइल कर देते हैं। अब विद होल्डिंग स्टेटमेंट में आपने फाइल किया होगा 1.2 मिलियन, और जो एक्चुअल में एक्सपेंस आ रहा है वो 1.5 मिलियन आ रहा है, तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक परमानेंट डिफरेंस बनता जाएगा। इसीलिए जब आपने सैलरी जमा करवानी है तो सिंपल रूल, सिंपल लॉजिक फॉलो करना है कि जिस महीने उसको इंसेंटिव या बोनस या कुछ भी मिलता है उस महीने आपने सैलरी शीट के ऊपर जो ग्रॉस अमाउंट आ रही है जिसके ऊपर टैक्स आपने चार्ज किया है वो लिख देना है। अब अगले महीने कुछ नहीं मिला, ओके 1 लाख, उससे अगले महीने कुछ नहीं मिला 1 लाख, जिस महीने मिला है उस महीने आप उसको, क्योंकि इसका एवरेज का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका एट द एंड जाके रिजल्ट दोनों का सेम होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक फर्दर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि पर्पज़ हमारा ये है कि जितनी अमाउंट उनको ट्रांसफ़र हो रही है वही अमाउंट टैक्सीबल सैलरी में आनी चाहिए। वही अमाउंट विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते हुए जब हम टैक्सीबल सैलरी लिखते हैं, अगर आपने विद होल्डिंग स्टेटमेंट का लेक्चर नहीं देखा तो उसमें आप देखें, मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो टैक्सीबल सैलरी लिखनी है वो भी हम वही लिखेंगे, अदरवाइज डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। ये एक डिफरेंस तो हो जाएगा एम्प्लॉई के लिए। एम्प्लॉई ये कहेगा जी 1.5 मेरे अकाउंट में आया, आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं 1.2 का। अगर उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होगी या उसको इतना पता नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अकाउंट में 1.5 होगा, आपके सर्टिफिकेट की बेस पे 1.2 मिलियन की रिटर्न जमा करवा देगा। तो फ्यूचर में उसके लिए एक मसला बन जाएगा कि आपके अकाउंट में तो ज़्यादा अमाउंट आई है और टैक्स भी आपने ज़्यादा जमा करवाया और आपने एक्चुअल में जो इनकम डिक्लेयर की है वो कम की है। नंबर 1। नंबर 2, आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट में जो अमाउंट हम टैक्सीबल लिखते हैं, जो एक्सपेंस आता है बेसिकली सैलरी एक्सपेंस है, तो जो प्रॉफिट लॉस हम बनाते हुए जब आप सेल होगा, कॉस्ट ऑफ सेल है, उसके बाद जीपी है और ये एक्सपेंसेस है, लेट्स से सैलरी एक्सपेंसेस है, तो एक्चुअल में सैलरी एक्सपेंस हम कौन सा दिखा रहे होंगे 1.5 मिलियन, चूँकि ये सैलरी एक्सपेंस है तो एक्चुअल में आप लिख रहे होंगे 1.5 मिलियन, लेकिन विद होल्डिंग स्टेटमेंट में आपने क्या डिक्लेयर किया हुआ है 1.2 मिलियन। तो फ्यूचर के अंदर अगर कोई नोटिस आता है और आपको कहा जाता है कि जी विद होल्डिंग स्टेटमेंट में आपने ये एक्सपेंस दिखाया है और एक्चुअल में आप ये दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, लॉजिक है, इसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें और इसको अप्लाई करें। इससे आपको तो आपकी लर्निंग होगी, बेनिफिट होगा, और आपके जो डिफरेंसेस हैं, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दी हैं, ये भी कम होंगे। और इसके अलावा जो फर्दर कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें। खुदा हाफिज़।